एवरीवन, आज का हमारा नंबर 1 टॉपिक होगा एक्टिवेशन एनर्जी और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर्हीनियस इक्वेशन। यहाँ हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होते हैं वो आफ्टर कोलिजन आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर किस तरीके से वर्क करती है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है A गिव्स आउट B, A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। यहां पर बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है उससे जस्ट पहले, यानी कि जब हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, उस टाइम पीरियड पर यहां रिएक्टेंट के सामने एक एनर्जी का बैरियर होता है। इस एनर्जी बैरियर को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो होता है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। आप लोगों ने याद रखना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी रिएक्शन कराने के लिए कम होगी और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो इस एनर्जी बैरियर को जब तक ये रिएक्टेंट पार नहीं कर पाएंगे, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पार करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। बात करते हैं फॉर्मूले की। एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल होता है EA। हमने क्या बोला कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो गैप होगा वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ET माइनस ER। ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में कितना गैप है, वो हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर किस तरीके से इफेक्टिव कोलिजन करवाने में और प्रोडक्ट को फॉर्म करने में वर्क करता है, इस बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एलिमेंट है जिनमें ऑलरेडी बॉन्डिंग है, जैसे कि X2, और ये रिएक्ट कर रहा है हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ यानी कि Y2। तो यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्डिंग है X के बीच में और यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्डिंग है Y के बीच में। X2 प्लस Y2 इन दोनों ने मिलकर हम लोगों को प्रोडक्ट फॉर्म करके देना है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या बात करी कि जहां एक्टिवेशन एनर्जी वर्क करेगी वो डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं करेंगे प्रोडक्ट में, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। यहां आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। हम लोगों ने यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन करवाया है। X2 ने कोलिजन किया है Y2 के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं Y2 ने कोलिजन किया है X2 के ऊपर। इफेक्टिव कोलिजन कराने के बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आएगा जहां पर ये दोनों ही कंपोनेंट आपस में एक वीक बॉन्ड को शेयर करेंगे। तो ये फॉर्म किया है हम लोगों ने एक वीक बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। अब ये वीक बॉन्ड फर्दर जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिसीजन होगा कि ये कंपोनेंट क्या बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर ये बॉन्ड वीक देखा है, तो ये वीक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और जो ये वीक बॉन्ड यहां फॉर्मेशन हुआ है ये स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर X एलिमेंट ने जब अपना बॉन्ड ब्रेक किया था तो जो एनर्जी उन्होंने इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर गेन की है उसे उन लोगों ने लगा दिया है इन बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, X सिंगल बॉन्ड Y, सेम ऐसे ही X सिंगल बॉन्ड Y। तो हमारे पास कॉम्पोनेंट क्या बन के आया, X2 प्लस Y2 गिव्स आउट 2XY। ऐसा ही एग्जांपल हम लोग अपनी एक जनरल केमिकल रिएक्शन पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन होती है H2 प्लस Cl2 या फिर H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HCl या फिर 2HI। यहां अगर बात करते हैं एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगी। हमारे पास पहले एलिमेंट थे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देन हमारे पास एलिमेंट आए Cl2 क्लोरीन के एटम। इन दोनों ने एक्टिवेशन एनर्जी को गेन किया है
और गेन करने के बाद इनके बीच में पार्शियल अट्रैक्शन बना है जो कि कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। और है जब भी H2 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ तो ये कंपोनेंट देता है हम लोगों को 2HCl। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन अपने ब्रेक किए हुए बॉन्ड से जो एनर्जी मिली है उस एनर्जी को लगा देगा Cl के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में। तो फाइनल कंपोनेंट क्या निकल के आएगा हमारे पास HCl के 2 मॉलिक्यूल जिनको हम लोग बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो इस तरीके से कुछ एक्टिवेशन एनर्जी वर्क करती है हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब अगर हम लोग यहाँ पर बार बार ये बात कर रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वो रिक्वायर्ड एनर्जी है जो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के कंप्लीटेशन में काम आती है, तो इसके लिए हम लोग 2 थर्मल रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं थर्मल रिएक्शंस की तो हमारे पास 2 टाइप की थर्मल रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होगी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि यहां पर रिएक्टेंट के पास अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, कम होता है। अगर बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तो यहां पर हीट रिलीज होती है, यानी कि यहां पर रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको वो प्रोडक्ट के साथ बाहर रिलीज करता है। इनके लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से वर्क करेगी, हमने कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि रिएक्टेंट की हीट ऑलरेडी क्या है, कम है, और जब हम लोग इसको हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे तो प्रोडक्ट की हीट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जिस पॉइंट पर बनेगा हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से मतलब है यहाँ पर वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो किसी भी एक प्रोडक्ट से जस्ट पहले फॉर्म होता है, यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होगा वो यहां पर फॉर्मेशन होगा। अगर बात करते हैं इस पॉइंट की, ये है हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट से जा रहा है प्रोडक्ट की तरफ। और अगर यहां बात करते हैं, ये है हमारा एनर्जी का बैरियर कि किस तरीके से वो इंक्रीमेंट कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी रहेगी ज्यादा क्योंकि वो हीट को रिलीज करता है, और प्रोडक्ट की एनर्जी रहेगी कम क्योंकि प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही थी। इसका मतलब एनर्जी का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, और ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ये बना के देगा हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर इस ग्राफ की, तो ये हमें शो करेगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसा है, और ये हमें शो करेगा कि एनर्जी का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो ये थे हमारे 2 ग्राफ, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के लिए किस तरीके से बिहेवियर शो करती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो हमने अभी क्या बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी के लिए केमिकल बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है कि केमिकल बॉन्ड किस तरीके के फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए किस तरीके का बिहेवियर शो करेगी। तो अगर हम लोग बात करें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन रहता है 0 से। वहीं अगर बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन रहेगा डेल्टा H से। और यहां डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H ये अमाउंट ऑफ एंथैल्पी है जो हम लोगों ने किसी भी एक रिएक्शन में या तो एब्जॉर्ब करवाई है या फिर रिलीज करवाई है। एंथैल्पी यानी कि किसी भी एक एटम के, एलिमेंट के, मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, कंपाउंड को रिलीज करने के लिए जो हम लोग एनर्जी उसे प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं उसकी एंथैल्पी। तो यहाँ पर डेल्टा H का मतलब है H2 माइनस का H1, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में कितना एंथैल्पी का गैप था उसको यहाँ पर हम लोग कवर करवाते हैं। तो अपने 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक के लिए ग्रेटर देन 0 और
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ग्रेटर देन रहेगी डेल्टा एच के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो। अगर हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की, आर्हेनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल्स टू AE⁻ माइनस EA अपॉन RT। जहां पर अगर हम लोग बात करते हैं K की, ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट, A होता है हमारे पास आर्हेनियस कांस्टेंट, EA हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है एक्टिवेशन एनर्जी है, R है हमारा गैस कांस्टेंट और T रहता है हमारे पास यहाँ टेम्परेचर कितना है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर, इसका मतलब हम लोगों ने दो टाइप के वहां टेम्परेचर लिए हैं जिसको हम लोग मान लेंगे T1 एंड T2। अगर यहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर लेके चल रहे हैं तो उसके लिए हमारा रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, यानी कि K1 और K2। अब हम लोग इन दो वैल्यूज के साथ दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे आर्हेनियस के लिए। यहां अगर बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को लोन में कन्वर्ट करने की, तो लोन K इज इक्वल टू लोन A माइनस EA अपॉन RT। यहां पर आपने ध्यान रखना है e⁻ में जो वैल्यू दी होती है ये इस तरीके से सॉल्व होंगी, लोन x की पावर n इज इक्वल टू n लोन x। तो वहां पर क्या होगा कि n वैल्यू जो कि यहाँ पर इस टाइम माइनस का EA अपॉन RT है वो आगे आ जाएगी और लोन e⁻A की वैल्यू कितना होती है 1। तो वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म होगी। अब हम लोग इसके लिए दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो वो इक्वेशन होंगी लोन K1 इज इक्वल टू लोन A माइनस EA अपॉन RT1 इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी लोन K2 इज इक्वल टू लोन A माइनस EA अपॉन RT2। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से लोन K2 माइनस लोन K1, K2 से K1 को माइनस करेंगे। अगर हम लोग लोन A से माइनस करते हैं लोन A को, ये कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, इनको हम नहीं लिखेंगे। माइनस ये हो जाएगा EA अपॉन RT2। हम लोग माइनस EA अपॉन RT2 में से ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं EA अपॉन RT1 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये साइन बनेगा प्लस में EA अपॉन RT1। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस वैल्यू के लिए, तो लोन x माइनस y की वैल्यू होती है लोन x अपॉन लोन y या फिर लोन x अपॉन y। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे लोन K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस का EA अपॉन R कॉमन आ रहा है, तो हम लोग EA अपॉन R को बाहर निकाल रहे हैं, माइनस को अगर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, लोन की वैल्यू में हम लोग फॉर्मूले को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट करेंगे लॉग की वैल्यू में। कैसे कन्वर्जन होगा, लोन को अगर कन्वर्ट करना है लॉग की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R। इनका एलसीएम लेंगे T1 T2 माइनस का T1। 2.333 को हम लोग लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में नीचे, वैल्यू बन जाएगी लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2। तो ये होता है हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन अ केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ग्राफ का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो ग्राफ फॉर्मेशन हम लोग चाहे बात करें लोन की फॉर्म में चाहे बात करें लॉग की फॉर्म में, तो ये इस टाइप का एक स्लोप शो करेगा, जिसमें अगर लोन की फॉर्म में बात करें तो ये लोन A को शो कर रहा है, ये वैल्यू शो कर रही है लोन K को, और यहाँ पर जो हमारा स्लोप है ये वैल्यू शो करेगा हमारी लोन की इक्वेशन में EA अपॉन R को। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि लॉग की टर्म में ये वैल्यू कैसे शो होगी, तो ये हो जाएगा लॉग A, ये हो जाएगा लॉग K, और यहां पर जो हमारा स्लोप है, क्योंकि हमने लोन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया था 2.303 से, ये वैल्यू हो जाएगी EA अपॉन 2.303 R। तो ये होता है ग्राफ हमारा आर्हेनियस इक्वेशन के लिए। तो आज हम लोगों ने बात की है एक्टिवेशन एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर्हेनियस इक्वेशन। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।